बॉलीवुड की अधिकांश फिल्मों में हम देखते हैं कि फिल्म का अधिकांश हिस्सा फ्लैशबैक में गुजर जाता है, यानी परिस्थितियों को समझने के लिए ऐतिहासिक परिवेश को समझाया जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध के बारे में कह सकते हैं। यानी यदि हम यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भी इतिहास के पन्नों को टटोलना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, पहली बार पूरी दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध के रूप में एक भीषण और भयंकर जनसंहारक युद्ध देखा। साल 1914 में शुरू हुआ यह विश्व युद्ध साल 1918 के आते आते शांत हो गया। लेकिन इस युद्ध ने कई ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के होने की नींव कह सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में हिस्सेदारी, विदेशी हस्तक्षेप और गृह युद्ध के कारण रूस का ताना बाना पूरी तरह बिखर चुका था। ऐसे में साल 1921 में पहली बार रूस में एक नई आर्थिक व्यवस्था पर विचार किया गया। एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। यह आर्थिक नीति पहली बार दुनिया के सामने आई थी। वैचारिक रूप से इस नीति पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के विचार को जैसे कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा चर्चा तो किया गया था, लेकिन पहली बार यह रूस में दिखाई देने लगी। नई आर्थिक नीति घोषणा के बाद आर्थिक रूप से बड़े बड़े बदलाव रूस के अंदर होने लगे। इन बदलावों ने पूंजीवादी शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों के मन में रूस को लेकर आशंका पैदा कर दी। इसके पीछे कारण था कि यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया था। इसके लिए रूस को साम्यवादी क्रांति से जूझना पड़ा था। पश्चिमी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका को भय सताने लगा कि यदि उनके देश में भी साम्यवादी क्रांति से प्रभावित होकर मजदूरों के द्वारा खून खराबा शुरू कर दिया गया तो यह एक विकट स्थिति बन सकती है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों ने क्रांति को दबाने और सोवियत संघ के बहिष्कार की नीति अपनाई। इस सब के बावजूद सोवियत संघ तेजी से विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब रहा। साल 1922 में रूसी साम्राज्यों ने मिलकर सोवियत संघ का निर्माण किया। बाद में इस संघ में रूस के आसपास के वह क्षेत्र भी शामिल हो गए जहां बोल्शेविक पार्टी के द्वारा साम्यवादी क्रांति की गई थी। शुरू में इस संघ में 5 सदस्य थे। जब 1936 में सोवियत संघ का संविधान तैयार हुआ तब इन सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। आगे बढ़कर इन सदस्यों की संख्या 15 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देशों के बहिष्कार के बावजूद सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, 1930 के दशक में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों की चूल्हे हिला दी, वहीं इस मंदी के प्रभाव से बहुत हद तक सोवियत संघ अछूता रहा। साल 1917 में रूस में शुरू हुई बोल्शेविक क्रांति यानी साम्यवादी क्रांति के समय से ही पश्चिमी यूरोप के देश सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास करते रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका था जिसका एकमात्र उद्देश्य था दुनिया से पूंजीवाद की समाप्ति करना। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तक अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देश नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली की अपेक्षा साम्यवादी सोवियत संघ को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके गुट में शामिल पश्चिमी यूरोप के देश जहां दुनिया में पूंजीवाद का प्रसार और प्रचार करना चाहते थे, वहीं सोवियत संघ दुनिया में साम्यवाद का परचम लहराना चाहता था। में दोनों गुटों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही वैचारिक टकराव शुरू हो गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा एक साथ मिलकर ध्रुव राष्ट्रों से लड़ना एक मजबूरी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों गुट एक दूसरे के पूरक हो गए थे। ऐसे में नाजीवादी, फासीवादी जैसी ताकतों को हराने के लिए दोनों गुटों को एक साथ आना पड़ा। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप के देशों और सोवियत संघ
जो कि मित्र राष्ट्र के रूप में मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ रहे थे, उनके बीच तय हुआ कि विश्व युद्ध के दौरान यदि किसी भी एक देश को दूसरे मित्र देश की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत उसे सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही कोई भी अहम निर्णय लेने से पूर्व सभी साथी देशों को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। यदि कोई देश किसी योजना पर कार्य कर रहा है तो इसकी भी जानकारी साथी देश को दी जाएगी। लेकिन द्वितीय विश्व के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने सोवियत संघ के मन में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देशों के प्रति आशंकाएं पैदा कर दी। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो जर्मनी सोवियत संघ पर भारी पड़ने लगा। सोवियत संघ की सेना भारी दबाव में थी। ऐसे में सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के साथी देशों से जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की बात कही। सोवियत संघ का कहना था कि यदि मित्र राष्ट्र जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल देंगे तो उससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी और उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन सोवियत संघ के बार बार अनुरोध करने पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देश उसकी बात की अनदेखी करते रहे। इससे जर्मनी ने सोवियत संघ की बड़ी बर्बादी की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही एक अन्य घटना घटी जिसने सोवियत संघ के मन में मित्र राष्ट्रों के प्रति पैदा हो रही आशंकाओं को बल दिया। इस घटना से सोवियत संघ को प्रतीत होने लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देश उसका जर्मनी और इटली के खिलाफ अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह घटना थी परमाणु बम की घटना। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, उस समय सोवियत संघ को इन बम्बों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि अन्य पश्चिमी यूरोप के देशों ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन अन्य को इस तरह की सूचना थी कि लंबे समय से अमेरिका एक ऐसे बम पर काम कर रहा है जिसे युद्ध में प्रयोग करने पर महाविनाश हो सकता है। साथियों, आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि हमें चर्चा करनी थी यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध के ऊपर, लेकिन हम कहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर चर्चा करने लगे हैं। साथियों, जरा धैर्य रखिए। यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान में चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि इसी इतिहास में दबी हुई है, इसलिए इस इतिहास पर चर्चा करनी भी आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरी दुनिया वैचारिक रूप से दो धड़ों में बट गई। एक धड़े का नेतृत्व पूंजीवादी गुट कर रहा था जिसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। दोनों गुट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अपनी विचारधारा को मजबूत करना चाहते थे। इसके लिए वह दुनिया में अपनी अपनी विचारधारा को प्रचार और प्रसार करने में जुट गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ हुए अपने अनुभव को लेकर सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के साथ हुए अपने समझौतों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों गुट खुलकर आमने सामने आ गए और दोनों गुटों के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी। साथियों, दोनों गुटों के बीच वैचारिक रूप से शुरू हुआ यह युद्ध इतिहास में शीत युद्ध के नाम से दर्ज है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब दोनों ताकतें, दोनों गुट एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए और पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ केवल वैचारिक टकराव ही रहा हो, दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ सैनिक संगठन भी बनाए। साथियों, अब हम उस घटना का जिक्र करेंगे जिसका संबंध सीधे सीधे यूक्रेन और रूस विवाद से आकर जुड़ जाता है। यह घटना साल 1962 की है। दरअसल अमेरिका के पास में एक देश स्थित है क्यूबा। क्यूबा एक टापूनुमा देश है। यहाँ सन 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा को लेकर आशंकित रहने लगा। क्यूबा ने सोवियत संघ से संबंध स्थापित कर लिए।
और क्यूबा में सोवियत संघ की धीरे धीरे दखलंदाजी बढ़ने लगी। अपने पड़ोस में सोवियत संघ की बढ़ती सक्रियता को देख संयुक्त राज्य अमेरिका की भौहें तनने लगी। साल 1962 आते आते सोवियत संघ को एहसास हो चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी शासन को क्यूबा से हटाने के लिए क्यूबा के ऊपर हमला कर सकता है। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए चोरी छुपे सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। यह कार्यक्रम इतने गुप्त तरीके से हुआ कि 3 हफ्ता तक अमेरिका को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन जब अमेरिका में इस बात का पता चला कि सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और इन मिसाइलों के द्वारा सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी क्षेत्र को निशाना बना सकता है, इस खबर के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वह यथाशीघ्र क्यूबा से अपने मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा ले, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों से क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। वहीं समुद्र के रास्ते क्यूबा तक पहुंचने वाले सोवियत संघ के जहाज़ों को समुद्र में ही रोक दिया। स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण हो गई। ख्रुश्चेव ने तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद क्यूबा से अपने मिसाइलों, परमाणु जखीरों और सैनिक अड्डों को उठाने में ही भलाई समझी। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने ही पड़ोस में पनपने वाली दुश्मन शक्तियों को दूर खदेड़ दिया। साथियों, क्यूबा संकट से अब हम चलते हैं सीधे यूक्रेन और रूस विवाद पर। साथियों, हमें इस बात पर गौर करना होगा, जब अपने पड़ोस में स्थित क्यूबा देश के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ की हलचल को स्वीकार नहीं कर सकता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे भूल गया कि रूस से सटे यूक्रेन के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्रियता को रूस किसी भी कीमत पर स्वीकार कर पाएगा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा संकट से कोई सीख न लेते हुए इतिहास को दरकिनार कर यूक्रेन के अंदर नाटो संगठन के माध्यम से अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की। यही बात रूस को अखर गई। रूस को इस बात की आशंकाएं भी होने लगी कि यूक्रेन के अंदर अपनी सक्रियता बढ़ाकर नाटो के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रीय हितों पर चोट करना चाहता है। परिणाम स्वरूप रूस ने यूक्रेन के प्रति उग्र रूप धारण किया और उसके ऊपर हमला कर दिया। जो भी हो, इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया गलती संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की तरफ से हुई है, जिसका खामिजा यूक्रेन के द्वारा चुकाया जा रहा है। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि जब 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया था, तभी नाटो जैसे सैनिक संगठन को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद समय बीतने के साथ साथ इस संगठन को लगातार धार दी गई, जिसके निशाने पर लगातार रूस बना रहा। ऐसे में यूक्रेन सहित पूरे पूर्वी यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों का नाटो के माध्यम से सक्रिय होना रूस की आशंकाओं को लाजमी तौर पर बढ़ा रहा था। साथियों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।